तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक्स है यानी कि जो सबसे पहले स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन सारे बेसिक्स को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये 2-3 पैराग्राफ लिखे हैं, ये आपको समझने होंगे। सबसे पहली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर चीज़ें, मोस्ट, ठीक है, तमाम नहीं, ज़्यादातर, ठीक है, आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल कम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स कम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिज्म से आते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब ऑर्गेनिज्म से मिलकर आई है। लाइक मेडिसन्स, जो आप सेहत के लिए मेडिसन्स खाते हो, ये भी प्लांट से आए हैं, ऑर्गेनिक है। फूड वी ईट, जो हम खुराक खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ऑयल वगैरह, ये सारे के सारे क्या है? बाई नेचर ऑर्गेनिक है। उसके बाद जो आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, इसमें क्या शामिल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल है। वेरियस पॉलीमर्स, आपके पास जितने भी पॉलीमर्स हैं, मतलब प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, जो आप शॉपर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जो ये पॉलीथीन होता है वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे जो होते हैं ये आपके पास ऑर्गेनिक होते हैं बाई नेचर। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी बाई नेचर ऑर्गेनिक होती है। पेट्रोल एंड डीजल, जो हम व्हीकल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये सीएनजी और नेचुरल गैस कारखानों में इस्तेमाल होता है, ये सारे के सारे यानी हमारी डेली लाइफ जो है इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वी टोटली डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर तकरीबन टोटली डिपेंड करते हैं अपने डेली लाइफ में। और क्यों डिपेंड करते हैं? अभी अभी आपने सीखा कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है। खुराक, दवाई, कलर्स, पॉलीमर, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे बाई नेचर ऑर्गेनिक होते हैं, दैट्स वाई। अच्छा, उसके बाद जो एट द बिगिनिंग, यानी कि सबसे पहले शुरुआत में केमिकल कंपाउंड्स, केमियाई कंपाउंड्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। केमियाई कंपाउंड को 2 बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो अभी अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे पड़ा? तो ये वो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से आए हुए हो, उसे ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक में जो आर्गन है, देखो ना, ये आर्गन का मतलब होता है सोल, रूह। ऐसी चीज़ें जो रूह से आई होती है, ठीक है, जिसके अंदर रूह होता है, ऐसी यानी कि ऐसी चीज़ों से बना, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कम फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक मिनरल, ये इनऑर्गेनिक सोर्स से आई है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक मिनरल, ठीक है, यहाँ से ये आई है। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री है कि इन 1815 बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी 1815 में बर्जीलियस एक केमिस्ट थे, उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने कहा यू कांट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आर्टिफिशियल मैनर। उन्होंने कहा कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मसनूई तरीके से तैयार नहीं कर सकते। इंस्टीड, बजाय, दे प्रोड्यूस नेचुरली, और बजाय ये कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर, इन लिविंग बॉडी के अंदर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थ्रू ए वाइटल फोर्स। उन्होंने कहा, मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करती है, और उस वाइटल फोर्स की वजह से अंदर, बॉडी के अंदर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद 1827 में फ्रेडरिक वॉलर, आपको नाम याद रहने चाहिए, फ्रेडरिक वॉलर, उन्होंने बर्जीलियस को रॉन्ग साबित कर दिया। प्रूव दैट बर्जीलियस वाज रॉन्ग, कि वो रॉन्ग था, बिकॉज ही वाज, क्योंकि जब वॉलर ने क्या किया, यूरिया बनाया, प्रिपेयर्ड यूरिया, जो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फ्रॉम एमोनियम सियानेट बाई हीटिंग इन लेब। उन्होंने क्या किया, लेब के अंदर एमोनियम सियानेट को हीट करके यूरिया बना दिया। अब देखो ना, ये सबसे पहले ये इंसान था जिसने आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया। तो यहाँ से बर्जीलियस रॉन्ग साबित हुए, ठीक है, जब उन्होंने एमोनियम सियानेट को, यानी वॉलर ने वो एमोनियम सियानेट को हीट करके यूरिया बना दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हेन यू स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देन यू विल
found that they contain carbon as essential element lead as essential element along with other hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur। कहता है कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर कार्बन जो है ये एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर आपको मिल जाएगा, मतलब कार्बन बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब मैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं आपको पता है मैं कार्बन को लीडर समझता हूँ कि ये एज ए लीडर है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगला पॉइंट जो है वो ये है कि 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी इन सारी बातों को पढ़ने के बाद यानी कि नतीजा आने के बाद ये साबित हुआ, यानी कि बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी, फ्रेडरिक वोलर का बयान, हर चीज़ को मद्देनज़र रखकर आखिर मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स। जो लिविंग सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं एज वेल एज, बात को सुनो, एज वेल एज प्रिपेयर इन लेबॉर्ट्री, और आप उसको लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हो, लिविंग सोर्स से भी आता है, और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखकर ये एक आखिरी डिफिनीशन बन गई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शंस, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन बेस्ड होता है, मतलब कार्बन ज़्यादा होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो हाइड्रोकार्बन और उससे बने वाले डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हम अगले लेक्चर में जब मैं अल्केन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा कि हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बकी बाल्स। ये तो थी आपके पास बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ पढ़ लिए, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है। अब हम आते हैं बकी बाल्स पर। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर को जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कार्बन के एलोट्रोप्स, यानी आपने पढ़ा था एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है? सबसे पहले तो हम एलोट्रोपी समझते हैं। एलोट्रोपी का मतलब ये होता है कि जब सेम केमिकल एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट हो, उनके लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाए, इसको हम कहते हैं, फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सेम केमिकल एलिमेंट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा भी स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाए जाए, इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। तो आप फर्स्ट ईयर को चले जाओ, वहाँ पर आपने पढ़ा है कि कार्बन के एलोट्रोप्स कितने हैं, आपने 2 पढ़े थे, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन, एक एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन जो आपके पास एलोट्रोप्स था कार्बन का, वो ग्रेफाइट की तरह था, और डायमंड क्या था? डायमंड की तरह। एमॉर्फस किस तरह था? सूट, यानी जो कार्बन सूट होता है, और कोल की तरह था, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने तो ये 2 पढ़ लिए, ठीक है। आपने तो ये 2 एलोट्रोपिक्स फॉर्म ऑफ द कार्बन पढ़ लिए, लेकिन कार्बन बड़ा शाना है, इसका तीसरा भी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ये बकी बाल जो है ये न्यू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ये कार्बन का एक नया एलोट्रोप्स है, एलोट्रोप्स है कार्बन का, ठीक है। तो मैं फिर जल्दी रिवाइज करूँगा। एलोट्रोपी किसे कहते हैं? एलोट्रोपी का मतलब जब सेम केमिकल एलिमेंट हो और उसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाए जाए तो उसे हम कहते हैं एलोट्रोपी। अब जो आपके पास कार्बन है, इसके एलोट्रोप्स आपने पढ़े थे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो जो कार्बन है क्रिस्टलाइन की तरह यानी कि क्रिस्टलाइन की तरह अपने आप को अरेंज करके ग्रेफाइट और डायमंड बना देता है, और एमॉर्फस और अपने आप को एमॉर्फस की तरह अरेंज करके सूट और कोल बना देता है। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी फॉर्म है कार्बन की एलोट्रोप्स की, और वो है बकी बाल। तो 1985 तक बकी बाल नहीं था, ठीक है, बकी बाल नहीं था। बट आफ्टर 1985, लेकिन 1985 के बाद सेपरेट ग्रुप ऑफ कार्बन डिस्कवर, कार्बन की एक अलग ग्रुप डिस्कवर हुई जिसे हम कहते हैं फ्लोरेंस। और ये फ्लोरेंस में 3 किस्म के, और ये फ्लोरेंस जो है इसमें ये इंटायरली अंदर बिल्कुल ये इसमें कार्बन होते हैं और चीज़ नहीं होती है। तो फ्लोरेंस स्फेरिकल होता है, ट्यूब होता है, एलिप्सॉइड होता है। तो स्फेरिकल में क्या होता है, ये अंदर होलो केज होता है इस तरह 3D लाइक अ बॉल, और ये सारा का सारा
कार्बन से मिलकर बना है, इसको हम कहते हैं बकीबाल। ठीक है, और बकीबाल क्यों कहते हैं? ड्यू टू रिचर्ड बकम्यूटर। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था 1985 के बाद। ये क्या है? स्फेरिकल की तरह एक केज होता है, होलो केज होता है, जो सारा का सारा सिर्फ कार्बन होता है। और किसने किया था? ये रिचर्ड बकम्यूटर। तो ये क्या है? बकीबाल, यहाँ से बकीबाल बन गया। तो मिनिमम कार्बन बकीबाल में कितने होते हैं? 20 कम से कम, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। और मैक्सिमम कार्बन कितने होते हैं? 800। और मोस्ट कॉमनली बकीबाल कौन सा है? कार्बन 60। ठीक है, आपने ये बोलना नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज यानी कि ये कहाँ से आए हुए हैं? तो दो सोर्सेज है, एक नेचुरल सोर्स और एक आर्टिफिशियल सोर्स। अब आप ये समझिए कि आर्टिफिशियल सोर्स मैन मेड से बना है। ठीक है, यानी कि इंसानों ने बनाया है, क्योंकि इससे पिछले यानी क्या यहाँ पर आपने पढ़ा अभी कुछ मिनट पहले कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली भी बना सकते हो। तो इस वजह से दो कैटेगरीज है। ठीक है, इसकी। अच्छा, आर्टिफिशियल सोर्स जो इंसानों ने बनाया है, इसको हम साइड में रखते हैं, इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे। नेचुरल सोर्स को हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने लिखा है कि नेचुरली अंडरग्राउंड ऑफ अर्थ बरीड प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस फॉसिल फ्यूल कॉल्ड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्या मतलब? नेचुरल सोर्स, नेचुरली, मेरी बात को ज़रा सुनो और लिखो। नेचुरली यानी कि कुदरती तौर पर अंडरग्राउंड ऑफ अर्थ, ज़मीन के नीचे जो लाखों साल पहले जो दफन हुए एनिमल्स थे। ठीक है, इसमें इंसान जानवर कोई भी एनिमल हो सकता है, प्लांट की कोई भी स्पीशीज हो सकती है। प्लांट और एनिमल्स जो लाखों साल पहले दफन हुए हैं, उनमें एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। और इस एनएरोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से इससे क्या बनते हैं? फॉसिल फ्यूल बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो लाखों साल पहले पौधे और जानवर जो मर चुके हैं अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे है, और ज़मीन के नीचे तो ऑक्सीजन नहीं है, तो उसकी वजह से हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से इनसे फॉसिल फ्यूल बन चुका है। फॉसिल का मतलब होता है कि जब बहुत पुराने स्केलेटन ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रोड्यूस दिस। फॉसिल का मतलब होता है पुराने जो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, उनका क्या ढांचा, उसे हम कहते हैं फॉसिल। और फ्यूल किसे कहते हैं? फ्यूल उस चीज़ को कहते हैं जो आपको एनर्जी दे। तो मेन यूज़ फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ऐसी चीज़ जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो नेचुरली अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे प्लांट और एनिमल एनएरोबिक डिकम्पोजिशन से फॉसिल फ्यूल बनाते हैं। और वो कौन कौन से फॉसिल फ्यूल? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब वन बाई वन इसको हम पढ़ेंगे। कोल सॉलिड फॉसिल फ्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरी बात, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर। कोल जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और इसका जो रंग या एक तो बिल्कुल काला होता है या ब्राउनिश काला, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक होता है। तीसरी बात यह है कि कंटेन मेनली कार्बन। इसमें मेनली क्या होता है? कार्बन होता है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, चौथी बात यह है कि obtained फ्रॉम प्लांट डीके और मिलियंस ईयर अगो। ये कहाँ से आता है? कोल प्लांट से आता है। ठीक है, ये बात आपने भूलना नहीं है। तो कोल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। प्लांट की डीके से आता है। जब प्लांट ज़मीन के नीचे लाखों साल, करोड़ों साल गुजरने के बाद आपके पास इससे कोल बन जाता है। ठीक है, ये आपके पास एक प्लांट वुड है, लेट सपोज ये प्लांट्स के वुड है। प्लांट्स के वुड्स अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, इनमें बैक्टीरिया का रिएक्शन होता है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये बन जाता है पीट्स। पीट्स क्या है? प्रिकर्सर ऑफ कोल, मतलब पीट से फिर कोल बनेगा। ठीक है, फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से और लाखों साल गुजरने की वजह से आखिर क्या बन जाता है? कोल बन जाता है। और ये कोल कहाँ पर पाया जाता है? ज़मीन के एक लेयर है जिसका नाम है प्रेजेंट अंडर द अर्थ। ज़मीन के नीचे एक लेयर है जिसका नाम है कोल बड्स। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। अच्छा, अब ये कुल एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में, लिग्नाइट फॉर्म, एंथ्रेसाइड फॉर्म। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। लिग्नाइट फॉर्म ऐसा फॉर्म जिसमें कार्बन की परसेंटेज काफ़ी कम होती है, ठीक है, और एंथ्रेसाइड फॉर्म वो फॉर्म जिसमें कार्बन की परसेंटेज हाई होती है। ठीक है, इसमें लो होती है और इसमें हाई होती है, या इस तरह इसकी स्पेलिंग क्या है? कम है तो इसमें कम पाई जाती है। एंथ्रेसाइड की स्पेलिंग ज़्यादा है तो इसमें कार्बन ज़्यादा पाया जाता है। इस तरह आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो।
अच्छा, अब इस कोल के यूजेस क्या है? ये पावर जनरेशन करता है, पावर को जनरेट करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के यूज़ को कम करता है, ठीक है। अच्छा, थ्रू कंबस्शन कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल मेनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड हीट। तो अगर हम कोल को कंबस्ट करेंगे, मतलब इसको अगर जलाएंगे, तो जलाने से क्या पैदा होती है? एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। ये हम जब मैं इंशाल्लाह अगर अल्केन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर जब अल्केन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जब कंबस्शन होती है तब उसमें क्या बनते हैं? एनर्जी बनती है। तो ये पावर को जनरेट करता है और पेट्रोल और नेचुरल गैस के यूज़ को कम करता है। अगर आप इसको क्या करोगे, इसको जलाओगे कंबस्शन के थ्रू, कोल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड हीट के लिए, ठीक है। हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं जब आप इसको कंबस्ट करेंगे। और वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस होती है वो क्या करता है? वो कौन करता है? कोल करता है, ठीक है, कोल। तो ये थी सारी की सारी डिटेल आपके सामने कोल के बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ा, मैं जल्दी रिवाइज करूँगा कि ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा फॉर्म जो फॉसिल जो क्या है, ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है। और तीसरी बात ये कि इसमें मेनली कार्बन होते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये प्लांट के डीके से आते हैं, जब लाखों करोड़ों साल गुजर जाते हैं अंडर द ग्राउंड। पहले वुड होता है, प्लांट का वुड बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन से पीट से आखिर में कोल बन जाता है, ठीक है। और ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइड, लो परसेंटेज, हाई परसेंटेज, और ये इलेक्ट्रिसिटी को ह्यूज प्रोड्यूस करता है और ये कंबस्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पेट्रोलियम लैटिन वर्ड है पेट्रा मीन रॉक एंड ऑयल मीन ऑयल। तो लैटिन वर्ड पेट्रा मीन रॉक एंड ऑयल मीन ऑयल। तो इसका मतलब ये है कि ये पोरस रॉक, जो चट्टानें होती है, मतलब जो पोरस रॉक होती है, ठीक है, नरम तरीन रॉक होती है, उसके नीचे पाया जाता है। इसको हम मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम का दूसरा नाम मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं। ये विस्कस लिक्विड होता है, ऐसे विस्कस, क्योंकि अब देखो ना, पेट्रोलियम किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? पेट्रोलियम में आपके पास पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ETC, जितने भी तेल नुमा चीज़ें होती है वो पेट्रोलियम में पाई जाती है। पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ पेट्रोल पाया जाता है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे किस्म के लिक्विड पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी के लिक्विड पाए जाते हैं। इसका जो कलर होता है अपना ओरिजिनल ज़ेर ज़मीन, जो कलर होता है ज़ेर ज़मीन के नीचे, वो डार्क ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, और उनकी स्मेल पहले अनप्लेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जब उससे डीजल और पेट्रोल बनता है तो वो स्मेल हमें मज़ा भी करती है, क्योंकि इसमें नशा भी होता है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम, जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल डीजल होता है, पेट्रोल डीजल और वगैरह वगैरह तेलों का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ना है, तो इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें अल्केन होते हैं, अल्केन, साइक्लो अल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नेचुरल गैस, ये जो नेचुरल, अच्छा, ये जो कोल था, कोल ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल था, मतलब ये सॉलिड फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, नेचुरली पाया जाता है ज़ेरे ज़मीन, ठीक है, कोल, क्योंकि मेनली इसमें क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। पेट्रोलियम जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और नेचुरल गैस जो है ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो गैसियस फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल का एक ऐसा फॉर्म जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। इसमें कंपोज ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसमें लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, कार्बन 4 तक। ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल गैस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये नेचुरल गैस में पाए जाते हैं। अगर पेंटेन और उससे आगे बात चली गई तो ये जो आपके पास गैस है इसे लिक्विड बन जाएगा, तो यहाँ से पेट्रोलियम फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दैट्स वाई दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। इसी वजह से हम कहते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपस में एसोसिएट करते हैं। और आखिरी बात ये है नेचुरल गैस में कि ये जो पेट्रोलियम की लेयर है इससे ये ऊपर पाई जाती है, ठीक है, या इसे ऊपर या नीचे पाई जाती है, वो आप खुद देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस? एज वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो प्रिपेयर इन लेबोरेटरी इन लैब टू वे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपरेशन। यानी कि इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, हमें ये पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
लेबॉर्ट्री में तैयार होता है, मतलब लेबॉर्ट्री में भी तैयार होता है, ठीक है। सिर्फ अंदर इंसान के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं तैयार होते हैं, बल्कि बाहर भी तैयार होते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियली भी तैयार होते हैं। तो आर्टिफिशियली भी दो तरीक़ों से बनते हैं, एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं आर्टिफिशियली, या ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता है, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक भी बना सकते हो, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक भी बना सकते हो, ठीक है। इसी वजह से पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस का कंसेप्ट अराइज होता है। इन सेल बिटवीन द रिएक्शंस मीन बिफोर द कंप्लीशन वी टेक दिस इंटरमीडिएट एंड फर्दर वी बाय सेल्फ प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। ये कहता है आप एक सेल, लेबॉर्ट्री के अंदर एक सेल है, सेल बहुत सारे सेल है, टिश्यू है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, कोई वायरस का भी हो सकता है। इनके अंदर रिएक्शन स्टार्ट है, अभी रिएक्शन 30% हुआ है, 40% हुआ है, 60% हुआ है, 70% हुआ है, मतलब न यानी कि 100% अगर ना हुआ हो, इससे पहले पहले आप इस इंटरमीडिएट को उठा लो। आपने इसको उठा लिया और ख़ुद लेबॉर्ट्री के अंदर आपने कंप्लीट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस, मतलब पार्शियली आपने तैयार किया है, पूरा आपने तैयार नहीं किया है, ठीक है। और ये पार्शियल सिंथेसिस क्या होता है, इसमें आप ऑर्गेनिक से फिर ऑर्गेनिक बनाते हो, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक से आप फिर ऑर्गेनिक बनाते हो, जैसे कि ये ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, क्योंकि जब क्यों ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, क्योंकि जो आपने उठाया है वो आपने ऑर्गेनिज्म का उठाया है, ठीक है। अच्छा, टोटल सिंथेसिस में आप इंटरमीडिएट नहीं लेते हो, बल्कि जीरो टू एंड, जीरो से लेकर आखिर तक आप खुद तैयार कर सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये जो कोल आपने पढ़ा बहुत डिटेल के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे पहले स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो अब ले लो, ठीक है। ये कोल आपने पढ़ा है सॉलिड फुल, ये आपने फुल प्रूफ और फुल हर चीज़ के साथ पढ़ा। अब हम आते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? थ्रू वैक्यूम पंप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर वैक्यूम पंप के थ्रू आप ऑक्सीजन को खींच देते हो, यानी कि जीरो ऑक्सीजन जीरो एयर, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, उसके अंडर आप कोल को स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, तो यहाँ से इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मतलब यह है कि एक कंटेनर लो, वैक्यूम पंप के ज़रिए सारी हवा निकालो, यहाँ पर आपके पास कोल पड़े हुए हैं, इसको बहुत हाई टेम्परेचर से आप इसको क्या करो, टेम्परेचर दे दो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पर नो एयर, यहाँ पर हवा नहीं है, तो क्या होगा, ये कोल में ब्रेकेज आएंगे, इसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? इससे कोल गैस बनेगा, कोक बनेगा, एमोनिकल लिक्वर बनेगा और कोल टार बनेगा। कोल गैस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। H2 गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है, इसे हम कहते हैं क्या? कोल गैस। ये भूलना, MCQs आ सकते हैं, ठीक है, इसके हवाले से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस, ये कंबस्टिबल पर्पस यूज़, ये जलाने के मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है कोक। कोक क्या होता है? सॉलिड स्टेट होता है, यूज इन होम एंड इंडस्ट्री। हम घरों में और इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? कंबस्टिबल पर्पस के लिए। इसको हम मेटलर्जिक प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। मेटलर्जिक प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस इन विच मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? एक कम्प्लेक्स जिसमें बहुत सारे कम्प्लेक्स मटेरियल, जिसमें बहुत सारे मेटर होते हैं या मेटल होते हैं, ठीक है। तो कम्प्लेक्स मेटर से आपका अपना डिज़ायर मेटल निकालना, दिस इज कॉल्ड मेटलर्जिक प्रोसेस। लेट सपोज मेरे पास फेरस ऑक्साइड है, मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, तो मुझे क्या मिल गया? फेरियम मिल गया। अब ये मेरा डिज़ायर प्रोडक्ट है। उसके बाद होता है अमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल लिक्वर, उम्मीद करता हूँ कि ये कोक आपको समझ आया होगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, होम इंडस्ट्रीज़ में कंबस्टिबल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, मेटलर्जिक प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है। और ये क्या होता है आपने समझ लिया। अमोनिकल लिक्वर, एमोनिया सोल्यूशन इन वाटर, वाटर में जो एमोनिया का सोल्यूशन होता है, एमोनियम सल्फेट वगैरह। अच्छा, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है कोल टार। ये कोल टार क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोल टार कंपोज ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल टार में भैया, कोल टार में 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब आप इसको सेपरेट कैसे करोगे? तो कोल टार, दिस विल बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और कोल टार जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कोल गैस फॉर्म में पाया जाता है, कोक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, एमोनिकल लिक्वर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और कोल टार जो होता है ये भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
और इसमें 200 से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो दिस विल बी सेपरेटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, आप उसको बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जुदा कर सकते हैं। एंड व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस? प्रोसेस इन विच वेरियस डिज़ायर फ्रैक्शंस, जिसमें बहुत सारे डिज़ायर आपको जो चाहिए वो फ्रैक्शंस, वो टुकड़े, टुकड़े का मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 200 में से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेपरेटेड बाई वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन टेक्निक। कंडेंसेशन टेक्निक और वेपराइजेशन टेक्निक से अगर आप डिज़ायर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जुदा करते हो तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसे होता है? ये आपने बहुत हाई टेम्परेचर दिया है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब जब डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ज़ाहिर बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, ठीक है, इसका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जब ये लेट सपोज यहाँ पर अगर हीट टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड पर पहुँच गया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उड़ जाएगा और इस पाइप में जाएगा। ये कंडेंसर है जो गैस को फिर लिक्विड में कन्वर्ट करता है और फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये रिसीवर इसको रिसीव करेगा और आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये तो हो गया, डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल भी हो गया। अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम, कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले ये ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने क्यों ऐसा किया? तो इसमें 3 रीज़न है। वाई? बिकॉज ऑफ सम रीज़न, 3 रीज़न है। जो तीसरा रीज़न है वो काफ़ी बेस्ट है। कोल डिपॉजिट आर 100 टाइम ग्रेटर देन पेट्रोलियम, कोल के जो डिपॉजिट है, मतलब कोल जो इस दुनिया में मौजूद है वो 100 गुना ज़्यादा है पेट्रोलियम से। इस वजह से हम कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये वैसे भी ज़्यादा है। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि पेट्रोल इजीली ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, अगर हम इसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देंगे तो पेट्रोलियम को हम इजीली ट्रांसपोर्ट और स्टोर भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तीसरा जो बेस्ट रीज़न है, जो इसकी ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी, वो ये है कि कोल हैव सल्फर एंड नाइट्रोजन, सो ऑन कंबस्टन प्रोड्यूस का सल्फर गैस एंड नाइट्रोजन गैस। कोल में सल्फर और नाइट्रोजन गैस से जहरीले एटम होते हैं, एटम पहले जहरीले नहीं होते हैं। जब आप इसको कंबस्ट करते हो, जलाते हो, तो ये सल्फर गैस और नाइट्रोजन गैस काफ़ी क्या होती है, इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस होती है। दैट्स वाई, इस वजह से हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होता है? इसको सबसे पहले 1925 में जर्मन के 2 साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फ्रेंस फिश्चर एंड हैंस ट्रोप्स्ट। इन दोनों ने मिलकर एक सीरीज़ कंडक्ट किया था, केमिकल रिएक्शन का सीरीज़ कंडक्ट किया था, यानी कि ये सीरीज़ के अंदर होता है, और उन्होंने कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया था, ठीक है, कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया था। कैसे? सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू उन्होंने कोल गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कोल गैस बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ कोल। उसके बाद उन्होंने पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर दिया। तो कोल लिया, ठीक है, कोल, उसको नो एयर की यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से हीट किया और कोल गैस बन गया और आखिर में पेट्रोलियम बन गया। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैटिनेशंस। कार्बन हैव द एबिलिटी टू मेक बॉन्ड विद 100 and 1000 ऑफ अदर कार्बन एटम। कार्बन की ये एबिलिटी है कि वो दूसरे सैकड़ों हज़ारों कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की ये एबिलिटी है। और ये बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन बना सकता है, कार्बन रिंग की या स्ट्रेट चेन की। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन, यानी कि कार्बन की ये एबिलिटी है, ये कार्बन है, इसकी एबिलिटी है कि वो अपने जैसे बहुत सारे सैकड़ों कार्बन के साथ या हज़ारों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एक बड़ी सी कार्बन चेन, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन बना सकता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। और कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। नॉन पोरस वर्सेस सोलेबिलिटी, जैसे कि हमें पता है एज देयर आर कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और साथ साथ में इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो कम है, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड नॉन पोलर है। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, तो इसका मतलब कि सोलबिलिटी के लिए लाइक डिजोल्व लाइक, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसोलेबल है, जबकि नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोलेबल है। उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन।
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन के रेट किस तरह है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ओल्ड बॉन्ड या एग्जिस्ट बॉन्ड टूटते हैं और इसकी जगह नए बॉन्ड बनते हैं, तो इसमें टाइम लगता है, तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं। उसके बाद ये पोलीमराइजेशन का मतलब है कि जब मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बना दे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलीमराइजेशन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलीमराइजेशन होती है, जैसे कि इथाइलिन जो है, ठीक है, इथाइलिन वो पोलीमराइज होता है पॉलीइथाइलिन में, ठीक है, इथाइलिन पोलीमराइज टू पॉलीइथाइलिन। उसके बाद आइसोमेरिज्म में ऑर्गेनिक, ये तो हम डिटेल से पढ़ा भी है, हमारे लेक्चर में मौजूद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करता है। उसके बाद यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो खुराक हम खाते हैं, मैं जल्दी जल्दी उर्दू पढ़ लेता हूँ कि जो खुराक हम खाते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं। जो हम दवाइयाँ लेते हैं हेल्थ के लिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आए हैं। हमारे वेरियस पॉलीमर, प्लास्टिक बैग्स, कॉस्मेटिक, पेंट, पॉलिश, डाइज, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारी बॉडी नहीं बल्कि तमाम जो लिविंग चीज़ है उसकी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह। हाँ, हम जो फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, जो फ्यूल होता है, जो एनर्जी देता है, जो चीज़ हमें एनर्जी देती है उसे हम कहते हैं फ्यूल। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज वेल एज नेचुरल गैस, जो हम ये भी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हम अपने कार और इंडस्ट्री को रन करते हैं, मतलब इसे चलाते हैं। आखिर में है फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम का मतलब ये अल्डिहाइड, हाइड्रोक्सल, कार्बोक्साइल, कीटोन, अल्कीन या अल्काइन, ये आपके पास हो सकते हैं। जो ऑक्यूपाई करता है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इन ए कंपाउंड, जो कंपाउंड के अंदर एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करता है। फंक्शनल ग्रुप एक रिएक्टिव पार्ट होता है कंपाउंड का। कंपाउंड में जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, और टोटल जो फंक्शनल ग्रुप है तकरीबन वो 33 है, ठीक है। तो ये थी साहब आपके पास वन शॉर्ट लेक्चर अबाउट किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ये आपने पढ़ लिया, ये सारे के सारे पैराग्राफ आपने पढ़ लिए। वस्सलाम।